अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट ईज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, इसका एम क्या था और सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अंडर स्टडी इनटू ग्रुप्स ऑफ लार्जर यूनिट्स। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्डरली अरेंज करते हैं यूनिट्स को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं लार्जर ग्रुप्स में। अब जो हमारे पास ये ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम इनको अरेंज करते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सिमिलर होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, और जो डिससिमिलर होते हैं या डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, हमारे पास एक पिजन है, स्पैरो है और इंसेक्ट्स हैं कोई भी, ठीक है। तो जो पिजन और स्पैरो हैं ये आपस में मोर क्लोजली रिलेटेड है रादर देन इंसेक्ट्स। तो हम स्पैरो और पिजन को एक ग्रुप में रखते हैं या फिर रख सकते हैं, और इंसेक्ट को हम अलग ग्रुप में रखेंगे। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का एम है ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम क्लासीफाई करते क्यों हैं। अब हमें पता है कि जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत सारी डिससिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एक लार्ज कलेक्शन है। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को एट अ टाइम वन बाय वन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना क्वाइट एन अपहिल टास्क टू स्टडी देम ऑल। तो हम क्या करते हैं, इन सब ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि हमें इनको स्टडी करना आसान हो। जैसे हर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, वो उनका फीडिंग स्टाइल अलग है, उनका लिविंग स्टाइल अलग है, हैबिटेट अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ये सारी एक दूसरे से अलग हैं उनके कैरेक्टर्स। तो हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी वजह से हमने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। अब जो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था, वो एक हमारे पास ग्रीक फ़िलोसोफ़र हैं, बहुत ही फ़ेमस, आप सब जानते हैं, एरिस्टोटल को। उन्होंने क्या किया था, उस दौर में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स नाउन थे, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स को वो जानते थे, उनको उन्होंने 2 किंगडम्स में रखा था। अभी हम स्टडी करेंगे वो 2 किंगडम्स कौन-कौन से थे, ठीक है। कार्लस लिनियस 1707 टू 1778 इज़ ऑफ़न कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन को। तो जो कार्लस लिनियस हैं, इन्होंने जो सिस्टम डिवाइस किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का, वो आज भी अप्लाई किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, तो इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो नोमेनक्लेचर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो भी इसी प्रिंसिपल पर है, जो प्रिंसिपल हमें कार्लस लिनियस ने डिवाइस किया था। अब हमारे पास जो एरिस्टोटल ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको प्लेस किया गया था 2 किंगडम्स में, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास इस किंगडम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफेक्ट क्या था, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ना तो प्लांट लाइक हैं और ना ही एनिमल लाइक हैं, मतलब वो इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में रखा जाए ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया था। इस वजह से ज़रूरत थी कि एक नया किंगडम प्रपोज किया जाए ताकि हम वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ना तो प्लांट्स लाइक है ना ही एनिमल लाइक है उनको उस ग्रुप में प्लेस किया जा सके। तो इस वजह से हमें एक और सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो डिफेक्ट था उसको दूर करने के लिए अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट 1866 में इन्होंने एक थर्ड किंगडम दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके अंदर उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया जो ना तो प्लांट लाइक थे और ना ही एनिमल लाइक थे। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एक ही किंगडम में एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए। लेकिन जो वायरसेस थे इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, इसलिए उनको किसी भी किंगडम में हम नहीं प्लेस कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनको रिफ़र किया गया कि ये लोअर प्रोटिस्ट्स हैं, और जो एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं ये हायर प्रोटिस्ट्स हैं।
अब हमारे पास जो अर्न्स्ट हैकेल का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे। जैसा कि उसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सबको एक ही ग्रुप में, एक ही किंगडम में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो बैक्टीरिया को फंजाई से, एल्गी से और जितने भी दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करना बहुत टफ हो गया था कि कोई डिस्टिंक्शन ख़ास नहीं थी कि बैक्टीरिया और एल्गी में क्या डिफरेंस है, फंजाई में। तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि इनकी डिस्टिंक्शन भी की जा सके। तो ये हमारे पास इसका डिफेक्ट है। हिज सिस्टम वाज अनएबल टू डिस्टिंग्विश ए बैक्टीरियम फ्रॉम ए यीस्ट और सर्टन माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई 1940s में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर में इंक्रीज़ हुआ, तो क्या हुआ, ये पॉसिबल हो गया कि हम एक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकें। तो इट was discovered that in some cells like bacteria, the nuclear substance was not enclosed by nuclear envelope। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीज़ हुई, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, तो हमें पता चला कि जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ सेल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियर सब्सटेंस होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं थे, उनको हमने एक अलग ग्रुप में रखा, बैक्टीरिया उसमें आते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद थी, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। इनमें फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ, इन सब के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मौजूद थी। इट वॉज ए डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल सिग्निफिकेंस। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की बेस पर हमने ये डिस्कवरी की, ये बहुत ही फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थी। इस बेस पर ही हमने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया, ये प्रोकैरियोट्स हैं या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ ये तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और वायरसेस आर लेफ्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बिकॉज जो वायरसेस हैं वो ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये इनकी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती और उनको क्लासिफिकेशन स्कीम से बाहर ही रखा गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फाइव किंगडम सिस्टम। 1937 या कह लें लेट 1940s में ई चैटन की डिस्कवरी के बाद जो उसने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमारे पास 1969, कुछ बुक्स में 1967 भी है। तो 1969 में रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने एक सिस्टम प्रपोज किया। जिन नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फाइव किंगडम सिस्टम। अब 1937 में या फिर कह लें लेट 1940s में जब ई चैटिन ने टू टर्म्स को डिस्क्राइब कर दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को, उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया 1969 में, कुछ बुक्स में 1967 भी है। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम जो था उसको प्रपोज किया। और इसका जो सिस्टम था वो बेस करता था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, इधर वो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं या फिर मल्टी सेलुलर हैं, या फिर जो उनकी जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। और दूसरा उसने प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखा कि वो कैसे फीडिंग कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, एब्जॉर्प्शन करके या फिर इंजेक्शन के ज़रिए। अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई किया। पहला किंगडम हमारे पास था किंगडम मोनरा, जिसमें उसने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको किंगडम मोनरा में रखा। दूसरा किंगडम हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें उसने रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। ऑल मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर प्रेजेंट हियर, मतलब इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सकते थे, उनमें से कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, कुछ एब्जॉर्प्शन कर सकते थे और कुछ इंजेक्शन कर सकते थे। मतलब जो प्लांट लाइक थे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो हमारे पास फंजाई लाइक हैं वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो एनिमल लाइक हैं वो इंजेक्शन करते हैं। तो जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे वो इस किंगडम के अंदर पाए जाते थे। और तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि इंजेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर रखे गए। अब आप इस डायग्राम में देखें, सबसे पहले किंगडम हमारे पास है किंगडम मोनरा, और इसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आएंगे, ठीक है, तमाम बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट लाइक भी हैं, फंजाई लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं। अब जो प्लांट लाइक होंगे वो एल्गी हैं, जो एनिमल लाइक होंगे वो हमारे पास प्रोटोजोआ होंगे, और जो फंजाई लाइक हैं एक वो होंगे।
अब फर्दर जो स्पेसिफिसिटीज़ होती जाएंगी, जिनके अंदर ज़्यादा करेक्टर्स एनिमल लाइक होंगे वो किंगडम एनिमेलिया में, और जिनके अंदर करेक्टर्स ज़्यादा फुंजाई लाइक होंगे वो सारे फुंजाई किंगडम फुंजाई में, और जो हमारे पास जिनके करेक्टर्स फर्दर प्लांट लाइक होंगे वो किंगडम प्लांटी में आते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया। अब जैसा कि अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा है, वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट हायर फुंजाई थे, उनको किंगडम फुंजाई में रखा गया, और मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्लांटी में थे, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। अब जितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देखें, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फुंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। इन 5 किंगडम्स में से सिर्फ 2 किंगडम्स जो हैं वो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। बाकी 3 किंगडम्स जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, ये तमाम इन किंगडम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ से हम फर्दर जो स्टडी करेंगे वो स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में है। अब जैसे कि हमने जो 5 किंगडम्स देखे, उनमें से जो किंगडम मोनरा है, किंगडम मोनरा, उसके अंदर स्पेसिफिकली सारे क्या थे, बैक्टीरिया। अब उन बैक्टीरिया के भी फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया और एक हमारे पास होते हैं यूबैक्टीरिया। अब इनके ऊपर जब फर्दर स्टडी की गई तो पता चला कि आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के अंदर इतनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं कि अगर हम इन दोनों ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को अलग अलग डोमेन्स में रखें तो ये गलत नहीं होगा। मतलब अगर हम 3 डोमेन्स बनाएं, एक आर्कियोबैक्टीरिया की, एक यूबैक्टीरिया की, और जितने बाकी जो 4 किंगडम्स हमारे पास बचे हैं, प्रोटिस्टा, फुंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, इन चारों किंगडम्स को अगर हम एक डोमेन में रख दें और यूबैक्टीरिया की अलग डोमेन बना दें और आर्कियोबैक्टीरिया की अलग डोमेन बना दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, इनकी सेल वाल, उनकी कंपोजिशन, ठीक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है कि हम इनको अलग अलग डोमेन्स में रख सकते हैं। किंगडम प्रोकैरियोट आफ्टर बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, ऑल बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोकैरियोटी इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन्स। जो बर्गीज मैनुअल है ये हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और इसके अंदर जितने भी ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं उनकी टेक्सोनोमी और उनकी जितने भी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं उनकी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है बर्गीज मैनुअल में। अब उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको हमने 4 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट डिवीजन हमारे पास है ग्रेसिलिक्यूट्स। इस डिवीजन में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब की जो कम्प्लेक्स सेल वाल स्ट्रक्चर है, और ये जो इनका सेल वाल का स्ट्रक्चर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, जो हमारे पास लिपिड की कंसंट्रेशन है वो होती है हाई, और पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन होती है बहुत ही लो। और जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये हमें पिंक कलर देते हैं, स्टेनिंग पर हमें पिंक कलर अपीयर होता है। सेकेंड डिवीजन है हमारे पास फिर्मिक्यूट्स। फिर्मिक्यूट्स के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे उनकी सेल वाल की कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसी है, इनके अंदर लिपिड कंटेंट होता है बहुत ही लो, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी कंसनट्रेशन होती है हाई, और ऑन स्टेनिंग ये हमें देते हैं कलर पर्पल वायलेट और ब्लू। ठीक है, पर्पल वायलेट या फिर हमें कलर मिलता है ब्लू ऑन स्टेनिंग। तो ये 2 डिवीजन्स थी, ये इनकी सेल वाल की कंपोजिशन स्ट्रक्चर की बेस पर ये अलग अलग डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है टिनेरिक्यूट्स। टिनेरिक्यूट्स के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये फर्दर 2 ग्रुप्स हैं इनके, एक हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मा और एक है थर्मोप्लाज्मा। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है मेंडोसिक्यूट्स। जो मेंडोसिक्यूट्स हैं ये सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया या फिर आर्कियोबैक्टीरिया आप कह सकते हैं, द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हैं। इस ग्रुप के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता ही नहीं है। ये भी इनके सेल वाल की जो स्ट्रक्चर होता है डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में जो हमने पढ़ा था, जिनके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी हमने पहले जो किंगडम्स पढ़े हैं, जैसे किंगडम मोनेरा, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
किंगडम फंजाई हमने पढ़ा है, उसके अंदर भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा उसके अंदर भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम किंगडम वाली बात से बालातर होकर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्टडी करने लगे हैं, जो कि डिफरेंट किंगडम्स से हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब आपने इसे ये चीज़ तसव्वुर नहीं करनी कि ये अभी भी एक ही किंगडम में है, बल्कि ये हमने ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेस पे यहाँ पर इन सबको इकट्ठा लिखा है। अब जैसे कि वायरसेस हैं, ये तो क्लासिफिकेशन स्कीम में आते ही नहीं हैं। बैक्टीरिया किंगडम मोनोरेसे हैं और ये प्रोकैरियोटिक हैं। एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ ये तमाम यूकैरियोट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनको इकट्ठा रखने का मकसद ये है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम स्टडी और इनको हैंडल करते हैं सेम माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के ज़रिए। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ में या फिर पैथोलॉजी की जो जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इनको डील करते हैं। इस वजह से इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में स्टडी करने के लिए रखा गया। फर्स्ट हमारे पास वायरसेस हैं, जो कि नॉन सेलुलर पैरासाइट्स या फिर पैथोजेंस हैं। ये प्लांट के हो सकते हैं, एनिमल के हो सकते हैं, या फिर अदर प्रोटिस्ट्स के पैथोजेंस हो सकते हैं। ये तमाम पर इफ़ेक्ट करते हैं, तमाम में डिजीज़ कोज करते हैं। इनको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये कल्टिवेटेड ओनली इन लिविंग सेल्स। ये खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बल्कि जब ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएंगे, उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करेंगे और वहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम पहले से जानते हैं। या फिर सिंपल एसोसिएशन ऑफ सिमिलर सेल्स। ये सेल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय बाइनरी फिशन या फिर सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर। और यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया की बहुत सी इंपॉर्टेंस भी है। कुछ तो होते हैं कि जो डिजीज़ कोज करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि ये नेचुरल जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो बेनिफिशियल हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, वो भी बेनिफिशियल हैं। तो कुछ डिजीज़ कोज भी करते हैं और कुछ बेनिफिशियल भी हैं और कुछ के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्गी है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। सम एल्गी एज ई ब्राउन कैल्प है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो ब्राउन कैल्प है इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ब्राउन कैल्प है मेरीन एल्गी है, और इसका साइज़ 70 से 75 मीटर तक होता है। हालांकि ये एल्गी है, लेकिन ये लार्जेस्ट प्लांट ऑन अर्थ है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल एल्गल सेल्स कंटेन क्लोरोफिल एंड कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी एल्गल सेल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्गी हैं ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और डैम्प सोइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंजाई। तो फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक हैं और लोअर प्लांट्स हैं। यूजुअली मल्टी सेलुलर बट आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ये लोअर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स नहीं हैं। इनके अंदर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती। ट्रू फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स। जो हमारे पास ट्रू फंजाई है इनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, मैसेज ऑफ सेल्स होते हैं विच मेकअप बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। इनका जो साइज़ है और शेप है वो सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक यीस्ट से लेकर जायंट मल्टीसेलुलर मशरूम्स और पफ बाल्स तक इनका साइज़ या फिर शेप आप कह लें वो वेरी करती है। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एब्जॉर्बेटिव, ये अबॉर्टिव लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर आएगा एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये हेटरोट्रोफ्स हैं। और ये क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं अपनी बॉडी से। ये डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर, और वहाँ से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर फिशन के ज़रिए होती है, बडिंग के ज़रिए होती है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफ्रेंशिएटेड ऑन दी बेसिस ऑफ। इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, न्यूट्रिशन की बेस पर, या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर। नेचर के अंदर जो प्रोटोजोआ का रोल है वो वेरी करता है। कुछ हमारे पास डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब तक हमने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया है उन सब के अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। जो बैक्टीरियोलॉजी है उसमें हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को।
प्रोटोजोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रोटोजोआ को। स्पेशल ब्रांच ऑफ प्रोटोजोलॉजी इज पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई को, एज यीस्ट, मोल्ड, पफ बाल्स, मिल्ड्यूज, जितने भी फंजाई हैं उन सबको स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी या फिर वीरोलॉजी, जो भी आप इसको पढ़ना चाहिए, इसमें हम स्टडी करते हैं वायरसेस को। ये डिजीज़ कैसे कोज करते हैं, इनका साइज़ क्या होता है, शेप क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है नेचर में, इन सबको स्टडी करेंगे। फाइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एलजी को। जो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लिंक ऐड कर दिया, आप मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।